जी मेरे भाई IS8 की IS8 निकाल लें जरा, IS8 निकाल लीजिए, शाबाश। एक बात सुन लीजिए बच्चों, एक बात सुन लीजिए। आपको जो रिवीजन प्लान शेयर किया ना मेरे भाई, आपको जो रिवीजन प्लान मेरे चांद शेयर किया है, उसमें लिखा हुआ है इस सफे से लेके इस सफे तक आपने पढ़ना। उधर बोंगो की तरह एक एक लाइन को पढ़ने नहीं बैठना, जो लाइन आपको पढ़वाई है बस वो पढ़नी है। अगर किसी सफे में से सिर्फ एक लाइन आपको पढ़ाई, आपने सिर्फ वो पढ़नी है। डन मेरे भाई, वरना खुद फिर खपते रहना। जी जी, न्यू न्यू बुक का आ जाएगा, अभी टाइम ही नहीं मिला, कल सारा दिन यही करते रहे यार। कैश लो MCQ में करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा। अच्छा भैया इधर बात सुनो, बात सुनो भाई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। IAS8 ऐथे रख, इधर से खोलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। जी मेरे भाई इधर आइएगा, इधर IAS8 रिवाइज कर लें। IAS8 में है क्या मेरे भाई, कितनी चीजों को डील करता है IAS8? जी अकाउंटिंग पॉलिसी को मेरे भाई, प्रायर ईयर एरर्स को, और मेरे भाई अकाउंटिंग। अच्छा जी, अच्छा ऐसा भी होता है भाई, जो अकाउंटिंग पॉलिसी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है अकाउंटिंग पॉलिसी पहली दफा अप्लाई हो रही है। कभी कभी होता है जी आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पहले से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब चेंज है। क्या है बच्चों? चेंज है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा जितना पढ़ाऊंगा सिर्फ इतना पढ़ना है बस, इधर देखिएगा। कॉन्सेप्ट, ये डब्बा पढ़ना है बस, बाकी चीजें नहीं पढ़नी। कॉन्सेप्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जी करंट ईयर पे फैक्ट लेना प्लस फ्यूचर ईयर्स पे फैक्ट लेना, ऐसे ही है। आपको याद है बच्चों, जब हमने चेंज इन एस्टिमेट का नोट बनाया था, हमने कहा था जी इस ईयर का प्रॉफिट चेंज होगा, इतने से बढ़ेगा कम होगा, फर्दर फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स विल आल्सो अफेक्टेड। याद है आपको? विल याद है ना? वो नोट आपने लाजमी बना के जाने अपने हाथों से, दो दो तीन तीन दफा, इंपॉर्टेंट है। कहता जी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या है जी? एप्लीकेशन कहता जी पास प्लस करंट प्लस बच्चों क्या, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है जी? यार एप्लीकेशन का मतलब ये होता है नई पॉलिसी आ गई, अब अपने अप्लाई करनी है जी, जहां से मैक्सिमम कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है जी? एरर को सही करना, सही है जी। जी जी पास या एरर कर दिया आपने कोई इस तरह, या की पुरानी पॉलिसी है उसको चेंज करना। कहता है पास प्लस करंट प्लस, बोलो शाबाश। अच्छा जी, कहता अप्लाइंग अ रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल व्हेन द एंटिटी कैन नॉट अप्लाई इट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। कहता कभी कभी क्या होता है जी, कहता आप ना हत्तुल इम्कान कोशिश कर लेते हैं, लेकिन आप ना पास में जाके ना इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो फिर ना असल में आप ऑर्डर में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी, स्कोप लिमिटेशन। क्या बच्चों? ये स्कोप लिमिटेशन है। क्या है बच्चों? वो तो हमारे हाथ में चीज ही नहीं है ना। बच्चों बात समझ आई है? ले मेरे भाई, बस ठीक है, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ने की, ये आपको यार पहले ही पता है। काउंटिंग एस्टीमेट हमने इतनी दफा बातें की, आपको पहले पता है। ये इधर देखें, इसके एग्जांपल्स क्या हैं भाई? एक्सपेंस ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट, ये क्या है? बोलो शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? प्रोविजन ऑफ वारंटी ऑब्लिगेशन। ये वारंटी खैर हमारे चैप्टर नहीं है, ये 37 में FA2 में जाके शायद आप पढ़ लेंगे। वारंटी की प्रोविजन होती है, शायद इतने आपने वारंटी दी होती है ना। अब ये कंफर्म थोड़ी होता है कितने लोग जो हैं वो उनकी चीजें खराब होंगी जी। फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी, ये IFRS 9 इसके लिए स्टैंडर्ड है, आप FA2 में जाके पढ़ेंगे। कहता नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, ये भी एस्टिमेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? एस्टिमेट होता है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, इन बातों पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट जब आ जाता है तो आपने कैसे चेंज करना है बताएं? एस्टिमेट जब आ जाता है तो कैसे चेंज करना है? प्रोस्पेक्टिवली। अपने साल पे इंपैक्ट लेना है जी, प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट आएगा ना। और मेरे भाई बोलो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे भी आएगा, और नोट्स भी बनाएंगे इसके, आप बनाएंगे मेरे भाई, उसमें लिख देंगे इससे इतना प्रॉफिट
हम मेरे भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में थे, अब हमने स्ट्रेट लाइन पे जाना है। आप पूरा नोट बना के पहले कहानी सुनाएंगे जी हुआ ये असल में, फिर आपने कहा ना इस चेंज की वजह से प्रॉफिट हमारा जो है इतने से बड़ा या कम हुआ, फर्दर फ्यूचर ईयर आल्सो इफेक्ट। ओके मेरे भाई, कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ये एग्जांपल जितनी करवाई उतनी करनी है जी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये बात जरा तवज्जो से सुननी है। पॉलिसी क्या होती है ये पढ़ लीजिए भाई। असल में ये होता था पहले ना, ये जो IAS 23 है, बोरोइंग कॉस्ट जो हम कैपिटलाइज करते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। पहले इंटरेस्ट जो था ना इसे हम एक्सपेंस आउट करते थे, ये बाद में फिर चेंजिंग आई ना IFRS में। उन्होंने कहा जी ये जो जिस एसेट को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है, आप खुद बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कहता है जी इस पर अगर कोई आपने लोन लिया तो इस पर जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा। कहता है कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट रादर देन चार्जिंग इट एज एन। कहता पहले लोग इसे एक्सपेंस आउट करते थे, अब इसे क्या करते हैं जी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है मेरे भाई, ले जी मेजरमेंट बेसिस। कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से अब किधर चले गए मेरे भाई, फेयर वैल्यू मॉडल पे। कहता 5 वेटेड एवरेज, कहता ये चेंज हो गया, ये आपको पता है मेजरमेंट बेसिस है। आगे प्रेजेंटेशन, अब ये मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। प्रेजेंटेशन मेरे मासूम दोस्तों, अभी खैर ये बात कबल इस वक्त है आपको बताना, लेकिन सुन लीजिए, आपने IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स में भी जाके पढ़नी है मेरे भाई। ये दो मिसालें दूंगा। ये जो डिस्काउंट अलाउड होता था ना, डिस्काउंट अलाउड, इससे ना पहले अदर इनकम में लेके जाते थे। किधर लेके जाते थे, डिस्काउंट अलाउड इसी अदर एक्सपेंस में लेके जाते थे, एक्सपेंस में लेके जाते थे। बाद में स्टैंडर्ड ने कह दिया आप सेल को कम किया करो। क्या किया करो, अब जब स्टैंडर्ड ने ये कहा ना, IFRS 15 आया, जब IFRS 15, ये बहुत पुराना नहीं है IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, ये कोई 4-5 साल पहले की बातें हैं, 5 साल हो गए होंगे। अच्छा, जब ये आया ना तो ये था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या हो गया बच्चों, अब कंपनी ने एक चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह एक्सपेंसेस से निकाल के कहां लेके जानी थी, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर। अब देखने वालों को ये समझाना पड़ना था मेरे भाई कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये हमने क्यों किया, ये पॉलिसी चेंज हो गई है, स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। क्या हुआ मेरे भाई, अच्छा इसी तरह ना मेरे भाई एक लफ्ज होता था जी कमीशन। क्या बच्चों, कमीशन। कमीशन जो था ना, किसी वक्त में कमीशन, आपने कुछ चीज बेची उस पर आपको कमीशन मिल रहा है, आपने कुछ चीज बेची उस पर कमीशन मिला। वो कहते हैं यार हो सकता है अगर तो आपकी ये कोर एक्टिविटी ये है, कहते हैं आप इसे ना रेवेन्यू में लेके जाओ। किधर लेके जाओ, रेवेन्यू में लेके जाओ, ना कि आप इसे अदर इनकम दिखाओ। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। क्या हो गया बच्चों फिर ये, अच्छा इसी तरह अगर कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कोई चीज निकाल के, जिस तरह कैरिजिन था, कैरिजिन भी पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही आता था, बाद में चेंज आया। अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ रहा, आपने उठा के इसे कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है मेरे भाई, दिस इज कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने एडमिन एक्सपेंस से एक चीज को निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस में लेके जाना, दिस इज कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग। अब आपने जगह चेंज कर दी ना। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे जी कि पिछली दफा इनका कॉस्ट ऑफ सेल का एक्सपेंस इतना है, पिछली दफा इनका सेलिंग एडमिन का एक्सपेंस इतना है, इस दफा वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, इसकी रीजन आपको बतानी पड़ेगी, वरना वो गलत रेशो कंप्यूट कर लेंगे। बच्चों बात समझे हैं, और बात समझे हो, इससे कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता जी representing deferred grant related to asset either separately or by deducting from carrying amount of the related asset। कहता जी अब वो जो है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू द एसेट, दो ट्रीटमेंट है, या तो आप डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करो या एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। ये दिस इज कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बच्चों, और इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या, इसको कैसे प्रेजेंट करना है आपने, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। चाहे तो बच्चों क्या कर ले, डेफर्ड ग्रांट शो करवा ले, चाहे एसेट की कॉस्ट को क्या कर दे, कम कर दे। ये प्रेजेंटेशन का मसला है। क्या है, अगर आपने प्रेजेंटेशन चेंज कर दी तो बच्चों बोलो शाबाश, आपको कैसे डील करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली। ओके मेरे भाई, प्रेजेंटेशन का मसला हो, ओके मेरे भाई, स्टैंडर्ड के चेंज होने का मसला हो मेरे भाई, यहां क्या हो जाए बच्चों, मेजरमेंट बेसिस चेंज हो जाए, रिकॉग्निशन मेथड चेंज हो जाए, क्राइटेरिया चेंज हो जाए, या प्रेजेंटेशन चेंज हो जाए, इसे आप क्या कंसीडर करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव डील करेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता क्लासिफाइंग कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कहता पहले इसे कहां लेके जाया जाता था, ऑपरेटिंग इनकम में। ओके मेरे भाई, तो कुछ बातें समझ आ रही हैं।
जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ना है। ये बात ना बस आपने मेरे साथ पढ़ लेनी है एक दफा। कहते जी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब बात सुनना, अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की इजाजत कब कब है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। लिख लो कहीं शॉर्ट फॉर्म में, इस सारे पलंदे को समेटो, इस सारे पलंदे को समेटो। व्हेन इट इज, बोलो शाबाश, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कब करना है? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस। और it gives better slash more, it gives better slash more reliable information। ठीक है जी, ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके मेरे भाई, और बात समझे हो? बात समझ गए मेरे भाई? और समझ गए हो चांद? अच्छा अब ना ये जो रिलायबल का लफ्ज है ना, इसमें तीन चीजें आती हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा, वरना जितना लिखवा दिया ये काफी है। रिलायबल में ना तीन चीजें आती हैं, कोई पढ़ना चाहे तो ये पढ़ लीजिएगा, ये तीन चीजें लिखी हुई हैं इधर, ये वाली, ये तीन चार चीजें लिखी हैं। ओके मेरे भाई, बस ठीक है, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात आपको पहले भी बताई थी भैया, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है। क्या है बच्चों? कॉस्ट मॉडल से आपने जाना है जी रिवैल्यूएशन मॉडल। यार ये है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन बताओ एक्सेप्शन है। हम जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो याद रखना, पेपर में सवाल आ गया, आपने कहना यस दिस इज कंसीडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट दिस इज एक्सेप्शन। IAS 16 में लिखा हुआ है। IAS 8 तो कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, आप इसे रेट्रोस्पेक्टिव डील करो। IAS 16 जो है ना, इसने स्पेसिफिक बात कर दी, वो कहता है जी नहीं, रीवैल्यूएशन अगर हो गई है तो इससे आपने रेट्रोस्पेक्टिव डीलिंग करना, इससे माफी दे दी गई है। ओके मेरे भाई, बाकी आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में IAS 40 में रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है। FIFO से वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज से FIFO, जी बिल्कुल आपने क्या डील करना है बच्चों? अच्छा जी, बाकी ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिब्बे शिब्बे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ओके है, ओके सीन्स हैं। क्या है बच्चों? ओके सीन्स हैं। ठीक है मेरे भाई। यार मटेरियल के बारे में मेरा ख्याल है आपसे गुफ्तगू हुई है शायद। चीज मटेरियल कब होती है? व्हेन इट अफेक्ट्स द, बोलो शाबाश, कोई भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे भाई मटेरियल कंसीडर तब की जाती है व्हेन इट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके मेरे भाई, ये बात याद रखना, इतनी कहानियां कूनियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात समझे हो? लो मेरे भाई, अब आप आ जाओ किधर। अच्छा मेरी बात सुनो, जब हमने प्रायर पीरियड की करेक्शन का नोट देना होता है, तो ये सारी बातें जो अंग्रेजी में लिखी हैं हमने लिखना सीखी हुई हैं। और बात समझे हो? चलो अब आप शाबाश इसके ना MCQs पे आ जाओ, शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश, बड़े माशाल्लाह, वो ये की करते हैं मैं, बहुत अच्छे। चलें चलें जल्दी जल्दी, शाबाश। यार ये क्या है यार, सोल्यूशन आ गया।
जी मेरे भाई, जी पहला पहला सवाल, जी पहला सवाल आए नहीं पढ़े। अच्छा इसमें ना मैंने आइडेंटिटी, आपको जो रिवीजन प्लान दिया था ना उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बस वही करवाने हैं मैंने। IS 8 में ये शेयर किया था मैंने जुहेर को। जी क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, 4 5 6 7 भाई मुझे बताते जाओ ना, एक बच्चा खोल ले, बताते जाना जरा। जी क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्या था, विच ऑफ दीज, भाई चुप हो जाओ चुप, विच ऑफ दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज डिटरमिन्ड बाय IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी। जी मेरे भाई, क्या था, इंक्रीज इन अलाउंस, ये तो क्या है बोलो शाबाश, ये क्या है बच्चों, एस्टिमेट है। चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी फ्रॉम FIFO टू एवरेज कॉस्ट, हाँ ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज द डेप्रिसिएशन, बच्चों ये क्या है, ये एस्टिमेट है। क्या था, चेंज द यूजफुल लाइफ, बच्चों ये एस्टिमेट है। पांचवें पे, इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी। क्या था, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, अभी मैं आपको बता के आया। इफ एंटिटी थिंक्स दैट न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड बी इजियर टू रिपोर्ट, ये तो हड़धर्मी वाली बात है भाई जी। इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी शो मोर फेवरेबल, नहीं फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं बच्चों, आपको बेनिफिट हो रहा है तो पॉलिसी चेंज कर लो। इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट्स इन मोर रिलायबल एंड रेलिवेंट, which one of the following would be treated as under IS 8 accounting policy change in accounting policy। क्या था, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, यार बार बार वही पूछी जा रहा है। क्या था, ए चेंज इन, नहीं यार, क्या था, अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट। अब मेरी बात सुननी है, बात सुननी है, सवाल पढ़ो, वुड बी ट्रीटेड अंडर IS 8। बच्चों IS 8 के मुताबिक इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर सवाल देखो, लफ्ज बड़े गौर से पढ़ने हैं, अगर उसका सवाल ये होता है ना, अगर वो सवाल ये पूछता, बताओ ये कंसीडर करनी है बच्चों हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या नहीं, आपने कहना था यस, लेकिन क्या इसका ट्रीटमेंट IS 8 के मुताबिक होना है? ये मेरे भी जहन में ये बात नहीं थी, सिर्फ अभी मेरी नजर पड़ी, वरना मैंने इस पर टिक करने लगा था। मेरी नजर अभी पड़ी है ट्रीटेड के लफ्ज पे, किस पे मेरे भाई, वरना मैंने इस पर टिक करके आगे चले जाना था। मेरे भाई ये ट्रीटेड के लफ्ज को हाईलाइट करो, लफ्ज तो गौर से पढ़ते हैं, सही है मेरे भाई जी। क्या क्या, नहीं ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी, सॉरी ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन ये IS 8 के मुताबिक डील नहीं होनी, ठीक है चांद। क्या था, कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम। बच्चों इसके कहने का मतलब है जी, पहली दफा कोई ऐसा एसेट आप बनाने लगे हैं जिस पर जिसके बदले में आपने ना लोन लिया, तो भैया वो पहली दफा नई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करनी, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसे आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, बल्कि क्या करना है चांद जी, नहीं 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 नहीं, कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम करेंगे तो इसको चेंज तो नहीं होगा ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है, ये अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। एक होता है मेरे चांद अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और एक होता है बच्चों, ये तो आप अडॉप्ट कर रहे हैं पहली दफा, और एक क्या होता है बच्चों, चेंज इन अकाउंटिंग। इन दोनों में मेरे चांद फर्क है, क्या है बच्चों, फर्क है, क्या है बच्चों, ये तो मेरे चांद पहली दफा, ये चेंज तो नहीं है ना, ये क्या है बच्चों, पहली दफा अप्लाई करने लगे हैं, सही है मेरे भाई। तो इनमें से ना एक ऑप्शन टिक करना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ, मोस्ट अप्रोप्रिएट ए। आगे बताओ सातवां है जी। कहता जी इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी यार वही सवाल पूछ रहे हैं, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज कंसीडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी पूछ रहा है। एडजस्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू, भाई रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट होता है, ये चेंज इन एस्टिमेट है। ए चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट कॉस्ट टू से रद्द, हाँ ये अभी मैं आपको बता के आया, ये आपने प्रेजेंटेशन चेंज की है भाई, प्रेजेंटेशन का चेंज होना क्या है, अकाउंटिंग लिखो इधर, प्रेजेंटेशन चेंज किया आपने, प्रेजेंटेशन, ओके बच्चों। और एक बात याद रखना, जब भी प्रेजेंटेशन चेंज करनी है, आगे कुछ ना लिखा हो तो उमैर साहब आपने क्या समझना है, इसे
कि ये स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है। क्या किया है बच्चों? इट इज रिक्वायर्ड बाई IFRS। ओके मेरे भाई, अपनी मर्जियों से नहीं करते जाना जी। ये तो नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है। मैंने क्यों क्रॉस किया, खुद समझदार है। डेप्रिसिएशन है, रिड्यूसिंग द वैल्यू, ये आप खुद समझदार हैं। आठवां भी है, इसमें भी भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पूछ रहा है। ये तो उसने एग्जांपल ही छेप दी ना। क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इट एज अदर ऑपरेटिंग इनकम। तो ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। ये क्या है बच्चों? अकाउंटिंग पॉलिसी प्रेजेंटेशन है ना, द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट टू कैश। ये भाई बिजनेस पॉलिसी है। एक होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होती है मेरे चांद बिजनेस की पॉलिसी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस पॉलिसी एंड मेरे भाई। और यार पहले आप कैश में चीजें खरीदते थे, आप उधार पे ले रहे हैं, या पहले उधार पे ले रहे थे और आप किस पे ले रहे हैं मेरे भाई? एक होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, एक होती है मेरे भाई बिजनेस पॉलिसी। दोनों में फर्क है। सही है जी, और बात समझ रहे हैं जी। लो मेरे भाई आगे चलें, ये इधर लिख लो बिजनेस पॉलिसी। लो भाई ओके सर जी। ये जो ऑडिट पढ़ रहे होंगे ना शायद उनको पता हो, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है ऑडिट रिस्क। सही है, ये उस तरह की बात है। इधर क्या था? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ सब्सिडरीज इन्वेंटरी इन लाइन विद द ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन व्हेन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरी भाई बात गौर से सुननी है, ये नीचे वाला तो नहीं है, ये नीचे वाला नहीं है। क्या था? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ सब्सिडरीज इन्वेंटरी। अब ना ये बात उसको इधर पूछनी नहीं चाहिए वैसे। ये कंसोलिडेशन FAR 2 के सिलेबस में है। किधर है मेरे भाई? FAR 2 में। एक कंपनी ऐसी है जिसको ना आपने एक्वायर किया, आपकी कंपनी ने उसके शेयर सारे खरीद लिए, आप पेरेंट बन गए। क्या बन गए बच्चों? खरीद लिया ना पेरेंट, और वो कंपनी आपकी सब्सिडरी बन गई। अब उसकी स्टैंडर्ड में एक बात लिखी है बच्चों, उसने लिखा कि भैया पेरेंट की जो पॉलिसी है ना वही सब्सिडरी को जब कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। पेरेंट के मेरे भाई जो एसेट्स हैं वो है 100 रुपए के, जिसको खरीदा जा रहा है उसके एसेट है 60 रुपए के। इन दोनों को मर्ज करके फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। सही है मेरे भाई? अच्छा, तो स्टैंडर्ड में एक बात लिखी है बच्चों, उन्होंने कहा जी कि जो पॉलिसीज पेरेंट की है ना आपने फिर वैसे ही सब्सिडरी की पॉलिसीज को भी लेके आना है। आप इधर गौर से बात सुनिएगा। क्या था? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री इन लाइन विद द ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मेरे भाई अगर तो सवाल ये होता, अब टेक्निकली बात सुननी है, अगर तो सवाल ये होता कि सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताए क्या इंपैक्ट आएगा, दिस इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसीडर्ड नहीं की जाएगी। ये बात याद रखिएगा। सही है बच्चों? उर्दू में लिख लें। इसके जवाब में मेरा ख्याल है कि कंफ्लिक्ट है शायद जी। मेरे भाई लिखो, अगर अच्छा मेरी बात सुनो, बात सुनो। दो बातें मैं आपको समझा ही देता हूं, दो बातें आपने FAR 2 में भी तो समझनी है ना, इधर ही समझ लो मेरे भाई। एक है जी सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक है बच्चों कंसोलिडेटेड। सब्सिडरी का नाम है जी सब्सिडरी का नाम है जी S। क्या है बच्चों? S अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टॉक है उसको FIFO के मुताबिक मेजर कर रहा है। किसके मुताबिक? अभी भी FIFO के मुताबिक ही मेजर किया जा रहा है। लेकिन जब आप कंसोलिडेट करने लगे तो पेरेंट कैसे मेजर कर रहा है? एवको के मुताबिक। अब आपको मजबूरन किधर लेके जाना पड़ेगा स्टॉक को? कंसोलिडेशन करने के लिए एवको। तो भाई तो पेरेंट तो ऑलरेडी एवको पे है, तो ये खाक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई। बच्चों बात समझे हो? सही है ना? मेरी बात समझ आ गई जी? लिख लें उर्दू में नोट। अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के, वैसे ये सवाल नहीं देना चाहिए उसे, अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मेजरमेंट बेसिस चेंज की जा रही हैं, अगर जस्ट कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मेजरमेंट बेसिस, बोलो शाबाश, चेंज की जा रही हैं, तो दिस इज
नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड, तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डन मेरे भाई। आगे एक और बात लिख लो यार, लिख लो, लिखो। क्योंकि हम तो पेरेंट, क्योंकि हम तो पेरेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, क्योंकि हम तो पेरेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, क्योंकि हम तो पेरेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो वाला ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, क्योंकि हम तो, बोलो शाबाश, जो पॉलिसी पेरेंट ने अडॉप्ट की है वो वाला ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ओके मेरे भाई, और ये बात समझ जाओगे भैया, ये बात समझ जाओगे भाई, चलो शाबाश। अच्छा भाई आगे बताओ, शाबाश है। 9 नहीं है, आगे बताओ फिर। 10 है। कहता इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। कहता पॉसिबल ही नहीं है, तो कहता फिर जितने साल पीछे जा सकते उतने साल चले जाओ। तो जवाब बताएं। अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकल। ओके भैया, अगला है यार 11वां, अब 16 तक है। चलो, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अब 2 है, क्या है बच्चों? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पूछा। एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स गवर्नमेंट ग्रांट एंड इट इज अप्लाइंग द डेफर्ड इनकम मेथड। ये कंपनी की पॉलिसी है, क्या है बच्चों जी? कहता एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी अप टू नाउ दे हैड ऑल बीन कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। उसने ये नहीं पूछा ये सेट के मुताबिक ट्रीटमेंट करना कि ये नहीं। कहता एंटिटी हैज रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट। बच्चों ये 2 जवाब हैं, बी और सी। ये तो अडॉप्शन है ना, ये वाला मेरा ख्याल है, ए वाला। जवाब क्या है बच्चों? बोलो शाबाश भाई। चेंज का लफ्ज समझा करो ना, चेंज के लफ्ज का क्या मतलब है? ये पहले वाला तो अडॉप्शन है जी। करेक्टिंग एक है चेंज, एक है अडॉप्शन। वो तो पहली दफा भी आई, अभी पॉलिसी चेंज थोड़ी कर रहे हो। उसका सवाल समझो ना, चेंज, चेंज का लफ्ज है। कहता करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ एन अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ अ प्रायर पीरियड एडेड हैड नेवर अकर्ड। कहता ऐसा कर दो जैसे जैसे ये गलती पहले कभी हुई नहीं है। पाक साफ शफाफ जी। सॉरी सॉरी, एप्लीकेशन नहीं हो पाई। अच्छा है, एप्लीकेशन और रीस्टेटमेंट फर्क है? क्या फर्क है? एप्लीकेशन का मतलब पॉलिसी है, क्या है बच्चों? और इसका मतलब है प्रायर ईयर एरर के साथ रीस्टेटमेंट का लफ्ज लिखा जाता है, पॉलिसी के साथ एप्लीकेशन का लफ्ज लिखा जाता है। ये लिख लो कहीं बात यार, देखो ये अहम बातें हैं ना, ये साथ साथ बच्चे आपका नॉलेज माशाल्लाह इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो ना? क्यों खुश क्यों हो रहे? पहला बताया इसने सही। हाँ जी, आपको इनाम देते हैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद जी मेरे भाई। अच्छा जी भाई, ये बात समझ आई आपको? भाई एक है मेरे चांद रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, प्रायर ईयर के लफ्ज के साथ रीस्टेटमेंट आता है, और एक है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अप्लाई करना आपने पॉलिसी को ऐसे जैसे पहले से ही ऐसे अप्लाई हो रही थी, शुरू से ही, जब से एसेट लिया ये वो। और भाई बात समझ आ रही है? क्या था? स्पेसिफिक प्रिंसिपल, बेस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस डिफाइंस, बोलो शाबाश, दिस डिफाइंस अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बच्चों? अकाउंटिंग कहता पॉलिसी, जो कंपनी के रूल्स हैं, बेस हैं, जो प्रैक्टिस है, उसे अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं ना खट्टुओ, ऐसे मुंह उठा के बैठे हो। एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी और द कंजम्पशन ऑफ एन एसेट ऑफ अ रिजल्ट चेंज इन असेसमेंट। चेंज इन एन असेसमेंट को क्या कहते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। शाबाश। अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू अ ट्रांजैक्शन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। हाँ बताओ भाई जवाब। एप्लीकेशन मेरे भाई, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये भी 16वां भी हम ऐसे रख दी। Adjusting the change of useful life correctly. What will be the carrying amount of the पौधा as at 30 सितंबर 2013? जी मेरे भाई, अगर मैं ही ऐसे करूंगा तो आपका क्या बनेगा? The directors of a Tom Limited are my use by the draft profit of the year 30 सितंबर 2013। कहता द कंपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैड टॉम जी कहता हैड सजेस्टेड फॉलोइंग
ए मेजर आइटम ऑफ द प्लांट जिसकी कॉस्ट 20 मिलियन है। कहता हमने इंस्टॉल किया 1 अक्टूबर 2010। मेरे भाई आपके पास 30 सितंबर 11 आया होगा, 12 आया होगा, 13 आया होगा, 3 साल। कहता जी ऑन, अच्छा कहता इसकी लाइफ है बच्चों 5 साल। कितने साल? 2 साल गुजरने के बाद कहता प्रोडक्शन मैनेजर का बिलीव है दैट प्लांट हैज मोस्ट लाइकली टू लास्ट 8 ईयर इन टोटल। कहता चेंज इन एस्टिमेट क्या मेरे भाई? अब कहता लाइफ टोटल कितनी है? 8 साल है, 5 की बजाय। अब मेरे भाई इधर देखो, हम तो वो करते होते थे ना, ये देखो अ डेट बना लेते हैं यार, काम चोरी नहीं करते कभी भी, अपने काम से मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं बच्चों जी? कल भी तेरे इश्क इश्क निकल दे रहे हैं उधर पार्टी पे, आज भी इश्क इश्क कर रहा है भाई। तो डेट मना भी किया है, डेट डिस्क्रिप्शन और इधर मेरे भाई प्लांट जी 1 अक्टूबर मेरे भाई 2000 बोलो 10। लो चांद इधर लिखो कॉस्ट, जल्दी बताओ, जल्दी कॉस्ट बताओ कितनी है जी? 20 मिलियन। मेरे भाई 2 साल गुजारो जी, 30 सितंबर 2012 पे चले जाओ। लो जी 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, इधर क्या आएगा मेरे भाई 12। 30 सितंबर 2012। जब आप अपने काम से ना ऐसे आपको ये कह लें कि अपनाइयत हो जाएगी ना, इंशाल्लाह फिर आप तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे। जब आप जान छुड़ाएंगे तो फिर नहीं होंगे भाई, फिर तो आप बस नॉर्मल लोगों जैसे हैं जी। इससे जो मर्जी समझ लें आप, इमोशनल समझ लें या जो भी समझना है आपने जी। आपको एक बात बताइए, सही वाली बात है ये, 12 मिलियन माइनस मेरे भाई रेजिडुअल वैल्यू 0। आप मुझे एक बात बताएं बच्चों, 2 साल गुजरे, टोटल लाइफ 8 है, तो रिमेनिंग कितनी है जी? मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो जवाब बता दो क्या था उसका, कितना टाइम लगा यार? लो सर आप देख लो यार, क्या था कैरिंग अमाउंट बताएं सही वाली, ये खुद निकाल लीजिएगा यार। ये भी है 18, ये है 17। अच्छा अच्छा जी। कहता एक कंपनी पर व्हाट है जो मैंने आप लेट आए हो, जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं रिवीजन प्लान में वो करवा रहा हूं, ठीक है जी। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड, जो लेट आए हैं भाई मैं वो वाले एमसीक्यूज करवा रहा हूं जो रिवीजन प्लान में दिए आईएएस सेड के। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2018। ये रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। कहता जी एक कंपनी इज प्रिपेयरिंग, कहता इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मेरे भाई 2019। अच्छा इस स्टेटमेंट को ना मेरा ख्याल है सही करना पड़ेगा, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पिछली दफा कुछ सही करवाया था शायद, या इसको करवाया था शायद 19 को करवाया था। 19 नहीं है, नहीं 18वां होगा, कोई नहीं, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। कहता जी एंड डिस्कवर दैट इन प्रीवियस ईयर फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड इन एन इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। आप कहना चाह रहे जी? कहता जी 2018 में 5, इसमें मेरे भाई 4, इसमें 4 और इसमें कितना बच्चों? अब वो क्या कहना चाह रहा है ये सुनिएगा जरा। कहता है जी आपने ना 1 जनवरी 2018 तक एडजस्टमेंट का इंपैक्ट लेना है। कहां तक मेरे भाई? 18 तक। तो रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है ना, प्रायर ईयर एरर है ये, तो 15 इसमें आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों इसमें 17 आ जाएगा। और ये मेरा ख्याल है इधर ना 18 करना पड़ेगा आपको, ये लास्ट टाइम भी शायद सही करवाया था जी। मेरे भाई 11 जवाब है इसका। कितना है? 18 को तो 18 में एडजस्ट करेंगे ना, 18 के प्रॉफिट में करेंगे यार। ये वाला सवाल भी कर लो, नहीं है तो कर लो, फिर भी कर लो, इसको पहले सही करो, इधर 18 करो। क्या करो बच्चों? अब बताओ 18 में किसको एडजस्ट करेंगे, जल्दी बोलो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैलकुलेट द फैक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 18 में तो 18 करेंगे ना। जवाब क्या है बच्चों? 5 आएगा। ओके है बच्चों, 18 से जो पिछले साल हैं उनको तो प्रायर ईयर के अंदर एडजस्ट करेंगे ना, क्या ख्याल है? अच्छा जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा मेरा ख्याल है यार जी। ये 20 भी है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ आईएएस 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एप्लीकेबल। जल्दी बताएं जी किसमें नहीं एप्लीकेबल? आईएएस 8 मेरे भाई बीटा, ये तो मेरा ख्याल रिपीट हुआ है ये वाला है जी जी जी। क्या सही नहीं है ये? अच्छा 22वां कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंट। चेंज का लफ्ज है मेरे भाई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लॉटेड इक्विपमेंट फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू मेरे भाई। हाँ ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आईएएस 8 जैसा नहीं है ना, बार बार बताता जा रहा हूं बात। ये कहता है चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, भाई दोनों है मेरा ख्याल है इसका। चार्ली
आगे कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, पिछले सालों में एडजस्टमेंट होनी है। चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम, नहीं भाई ये चेंज इन एस्टीमेट है, प्रायर एडजस्टमेंट नहीं होती इधर। चेंज द मेजरमेंट मॉडल फ्रॉम, हाँ कॉस्ट, एक बात आपने नोट की, वो फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे नहीं जा रहा, पसंद नहीं है उसको ये बात। हाँ, इनकॉर्पोरेटिंग द फैक्ट ऑफ अ मटेरियल अंडर स्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंटरी ड्यू टू इनकरेक्ट फॉर्मूला। जी पिछले साल में मसला था ना भाई, जिस मर्जी वजह से हो आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी में मसला है तो पिछले साल को सही करो ना। अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, है क्या था, अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, बच्चों ये तो इनिशियल अडॉप्शन है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है। अच्छा इधर कोई और सवाल तो नहीं आया, जरा इसमें आइए सेट में देखना जरा, लेटेस्ट किताब में भी इतना ही है, लेटेस्ट में भी इतना ही। अच्छा अभी इस तरह करें, अभी ये लेक्चर इधर रोक दीजिएगा। अच्छा जी IAS 33 के MCQ ओपन कर लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जी। जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता जी Z लिमिटेड बेसिक EPS फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001 वाज रुपीज कितना बच्चों, 6 पर शेयर। द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर दो दफा आ गया ना ये असल में। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002 वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपैरेटिव EPS ऑफ मोर देन 6। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, वो ये कहना चाह रहे हैं आपने ना रीस्टेटमेंट करनी है। क्या करना है बच्चों, रीस्टेटमेंट करनी है। अब जब रीस्टेटमेंट करेंगे ना तो आपको पता है हम ना जो फैक्टर हमने अपने साल के वेटेड एवरेज में लगाया होता है उससे उल्टे वाला लगाते हैं। तो किस में मेरे मासूम दोस्तों, बिफोर, न्यू या लॉस्ट या आफ्टर। जी इधर मेरा ख्याल है जी 3, 1 और ये आ जाएगा जी 4, ऐसे ही है जी। पहले 3 शेयर से एक नया आया तो 4 हो गए। ये तो मेरा ख्याल है जी शेयर कंसोलिडेशन या बोनस शेयर या राइट शेयर में ऐसा हो सकता है। अगर पहले 4 थे और एक गया और अब 3 हुए, ये शेयर होता है बच्चों, बोलो शाबाश। शेयर स्प्लिट में तो फैलते हैं, कंसोलिडेशन में ऐसे जी कम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, तो ये जवाब होगा बच्चों शेयर कंसोलिडेशन या रिवर्स शेयर स्प्लिट, या क्या होता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है जी। आगे तीसरा भी है भैया, जल्दी जल्दी बताता जा, इतना स्लो ना चल। कहता हानिया लिमिटेड हैज अ करेक्टली कैलकुलेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द करंट ईयर। जी कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी एडिशनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS के लिए कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट है, 3 ही है मेरा ख्याल है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और वारंट्स। जी जल्दी से जवाब दे दीजिए जल्दी से, ये मेरा ख्याल है और ये मेरा ख्याल है, बाकी दोनों पढ़ लें, जवाब नहीं है जी इसका। ये तो राइट शेयर्स है ना, ये थोड़ी आने हैं, ये तो मेरे भाई इक्विटी शेयर्स हैं इशूड ड्यूरिंग द ईयर एज परचेज कंसिडरेशन। भाई ये थोड़ी है, आपने प्लांट एक्वायर किया और मेरे भाई शेयर इशू कर दिए, प्लांट डेबिट शेयर कैपिटल, सही है बच्चों जी। चौथा है भाई, आ जाए नहीं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू। कहता मैनी एनालिस्ट बिलीव दैट द ट्रेंड ऑफ EPS इज अ मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ अ नेट प्रॉफिट। भाई देखो आपसे एक दिन पहले भी बात हुई थी, एक होता है प्रॉफिट, एक उससे भी अच्छी मेजरमेंट बेसिस है क्या, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी है। प्रॉफिट होता है जी टोटल अर्निंग्स, बच्चों बात समझ आई, उसमें से रिडीमेबल माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बट EPS कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। नहीं भाई, जब नेट प्रॉफिट मैनिपुलेटेड है तो EPS ने भी क्या होना है, मैनिपुलेट। कहता EPS टेक्स इनटू एन अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश वेयर नेट प्रॉफिट। इसके अंदर ना वो क्या उसका नाम है जी, इररिडीमेबल वाले भी आ जाते हैं, और डिवाइड आप एडिशनल सोर्स का मतलब है जो इशू करते हैं ना शेयर, डिवाइड करते हैं वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स। कहता ये नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा अच्छी क्या है बच्चों, बेसिस ऑफ मेजरमेंट। भाई बात समझ आई है। आगे द डिस्क्लोजर ऑफ अ डिलीटेड EPS इज द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। नहीं भाई ये किसने कह दिया, फ्यूचर ट्रेंड थोड़ी है ये भाई, इसके अंदर फ्यूचर ट्रेंड नहीं होता, ये तो बेसिक ही बेस पे आता है। और बच्चों बात समझ आई।
ये फोरकास्ट किस चीज की होती है बताओ शाबाश। कहता है दैट डिस्क्लोजर ऑफ अ डाइल्यूटेड ईपीएस फिगर इज द फोरकास्ट टू द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट। नहीं, फ्यूचर ट्रेंड ऑफ अ प्रॉफिट नहीं, फ्यूचर की ईपीएस के बारे में। बच्चे बात समझे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रहा होता, फ्यूचर की शायद ईपीएस इतनी हो। भाई बात समझ आइए। कहता था कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस। जी ये बात तो मेरे ख्याल सही है, ये बात सही है। ये बात क्या है बच्चों, इसकी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो मेरे मासूम दोस्तों IS 8 क्वेश्चन नंबर 4 चांद लिमिटेड जाके देख लीजिएगा। इसके अंदर आपने प्रॉफिट को रीस्टेट किया था। क्या किया था बच्चों, इसके अंदर आपने प्रॉफिट को रीस्टेट किया था, याद है भाई जी। तो जवाब क्या हुआ बच्चों इसका, फिर मेरा ख्याल बीटा। भाई पांचवा है जी जी, है अच्छा अच्छा, ऑप्शन डेल्टा। तो मैंने क्या लगा दिया बीटा। द कंपैरेटिव रीसेटेड वेयर चेंज इन अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट्स द अकाउंटिंग। नहीं, इसका ये बीटा नहीं है। Which of the following statements supports this view? हाँ ये तो सही है, ठीक है, फैक्ट्स था। इसका बीटा नहीं है, पता नहीं यार, मेरे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। बी तो खैर, डेल्टा तो सही है, इसको फिर पी कर लो, अभी फिलहाल पी कर लो, देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आठवां, अच्छा मेरे भाई, कहता जी व्हाट विल बी द रीस्टेटेड अर्निंग्स पर शेयर फिगर फॉर कंपैरेटिव पर्पस इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर M लिमिटेड मेड अप 1 for 3 राइट, 1 for 3 राइट इशू, 1 for 3। कहता एट ₹16, एट रुपीज मेरे भाई 16। व्हेन द मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों 22। मार्केट प्राइस कितनी है मेरे भाई, अब देखो ना, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ना, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा ना। ये देखो इधर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा मेरे भाई। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट शेयर वो कितनी है जी 22 रुपए। और बच्चों इधर देखो एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कहता जी पिछली दफा की जो अर्निंग्स है ना वो 4 रुपए हैं। कहता और इसके अलावा कोई भी शेयर्स नहीं है। अब इधर देखो, तवज्जो से बात सुननी है। अब मेरे भाई आपने क्या करना है जी, एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कैलकुलेट करनी है वर्किंग 1.1। सर ऐसे ही था ना जी, 1 for 3, इसका मतलब है जी 3 पहले थे, मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना मेरे भाई 22 रुपए, डिवाइडेड बाय 3 शेयर्स। ऐसे ही है बच्चों, प्लस मेरे भाई 1 शेयर, वो आपने इशू कर दिया रुपीज मेरा ख्याल है 16 पे, डिवाइडेड बाय 1 शेयर। एक्स थ्योरेटिकल प्राइस बताओ भाई, है 20.5 जी। ये आ गया मेरे मासूम दोस्तों ₹22 बटा ₹20.5। ओ बच्चों ये तो आसान है ना, ये तो आप कर ही लोगे इंशाल्लाह। लो जी मेरे मासूम दोस्तों, अब आप इधर देखो, अर्निंग पिछले साल की कितनी है ₹4। इस फैक्टर को पिछले साल की कंपैरेटिव की उल्टा दो, इस फैक्टर को उल्टाओ, इस फैक्टर को 20। देखो इस फैक्टर को उल्टाना है, सही है भैया। तो क्या इस तरह आएगा ना, ये बताओ जवाब, रुपीज है ये लो। अब आपका ना इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे भाई, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि कहीं ना कंपैरेटिव पे इम्पैक्ट आएगा, राइट शेयर की वजह से, शेयर कंसोलिडेशन की वजह से, सॉरी शेयर स्प्लिट की वजह से शेयर ज्यादा होते हैं, राइट शेयर्स की वजह से भी शेयर ज्यादा होते हैं मेरे भाई। और एक और भी है जी, बोलो बोनस शेयर्स की वजह से भी शेयर ज्यादा होते हैं। तो भैया पिछले साल की जो है ना कंपैरेटिव की अर्निंग्स वो कम हो जाएंगी, उल्टे वाला फैक्टर लगेगा ना। लेकिन मेरे भाई अभी हमने एमसीक्यूज नंबर 2 किया, उसमें था शेयर कंसोलिडेशन, शेयर कम होते हैं। तो मेरे भाई जब हमने उल्टाना है, क्या करना है बच्चों, पिछले साल के लिए उल्टाना है, तो उल्टाएंगे तो मेरे भाई नीचे वाला क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश जी। हम इस तरह करते हैं ना, हम ये करते हैं जी, ये जी इस तरह बनाते हैं ना यार। अगर मैं इधर आऊं तो ये पिछले साल, इस साल के लिए हम कहते हैं जी ऊपर, और ये क्या है बच्चों नीचे। पिछले साल के लिए क्या होता है जी, पिछले साल के लिए क्या होता है जी, बोलो शाबाश, ऊपर ये नीचे, पिछले साल के लिए उल्टा हो जाएगा। सही है भाई, और समझे हैं। तो याद रखना शेयर कंसोलिडेशन जब आएगा ना, शेयर कंसोलिडेशन का एक और नाम भी है रिवर्स शेयर स्प्लिट।
तो याद रखिएगा मेरे मासूम दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा पिछले साल की अर्निंग्स बढ़ेंगी। सही है जी। शेयर कंसोलिडेशन या रिवर्स शेयर स्प्लिट की वजह से पिछले साल की अर्निंग्स क्या होंगी बच्चों, इंक्रीज होंगी। सही है। ये जो लेट आए हैं भैया, ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है, मैंने करवा दिया ये वाला जी। जल्दी आना था भाई जी। सर आगे आए, जल्दी आए जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जी मेरे भाई। नेक्स्ट जी है 11वां। लो मेरे भाई, क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द टर्म डाइल्यूशन इज या आर ट्रू और फॉल्स। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है जी, अर्निंग पर शेयर का कम होना। यानी आप, अच्छा मेरी ये बात सुन लें, इधर बच्चे ना बड़ा गलत फहमी का शिकार है। आपकी अर्निंग 4 रुपए से पॉजिटिव है, 4 से कम होकर 2.5 रुपए पे आ गई, अर्निंग कम हुई, आपको है लॉस। क्या है बच्चों, आपकी अर्निंग है ₹4 की लॉस में। अब लॉस कम होके 3 पे आ गया, और मेरे चांद ये अर्निंग कम नहीं, ये तो बेहतरी आ रही है, एंटी डाइल्यूटेड है। इस तरह का सवाल भी था शायद पास पेपर का, ये पढ़ लें। खैर ये वो नहीं है, मेरा ख्याल है किसी और जगह पे है। ए रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, बिल्कुल सही है, ए रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर, ए रिडक्शन इन लॉस, हाँ ये वही है, ए रिडक्शन इन लॉस, ये वही वाली एग्जांपल है भाई। ए रिडक्शन इन लॉस है भाई, ये तो लॉस कम हो रहा है ना, ये तो गलत है, ये तो एंटी डाइल्यूटेड है, गलत है बच्चों। क्या है तो बताओ सही क्या है भाई। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे मेरे भाई 12वां है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज एज पर IAS 33। फोरकास्ट अर्निंग पर शेयर नहीं, फोरकास्ट हमने बताइए कभी, बेसिक और डाइल्यूटेड बताते हैं भाई। ए 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस, ये कभी बताया यार हमने। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, यार ये बताते हैं हम भाई। इधर ना रिकंसिलिएशन बताई थी इसकी, और इसके अलावा 33.2 में 33.1 में तो हमने अर्निंग्स बताई थी ना, कैसे निकली थी। 33.2 में हमने जब नोट्स बनाए हैं, तो भाई आपने नोट्स वाला सवाल इस दफा करके जाना, आपको बार बार बता रहा हूं, ये कभी भी पास पेपर में आज तक नहीं आया, याद रखना बच्चों, नहीं आया तो इस दफा आ सकता है। इसके अलावा एक मुल्तान लिमिटेड वाली एग्जांपल आपको करवाई है, जो लेट आए उनको नहीं पता होगा मेरे भाई, वो एग्जांपल लाजमी आपने कर लेनी है। सही है सी, वो लेक्चर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे सारे, आपने देख लेने हैं, जो लेट आए हैं, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो रही हैं। 33.1 सब नोड बनता है किसका बच्चों, अर्निंग्स का। 33.2 बनता है वेटेड एवरेज का। 33.3 बनता है रिकंसिलिएशन ऑफ अर्निंग। 34.4 बनता है, आखिरी दिन जब आपका पर्चे को होगा, आपने सवाल कोई नहीं करना, इनको 2-2 3-3 दफा फॉर्मेट्स को बना के जाना है, उससे पहले जितने मर्जी सवाल कर लें, और वही करने हैं बच्चे जो आपको करवाए हैं जी। इधर उधर से सवाल करने की जरूरत नहीं है जी मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू अर्निंग पर शेयर। क्या था, अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। यार ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। इफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, dual presentation can be accomplished in one line in the statement of comprehensive income। true statement, ये कहना चाह रहा है, ये देखो, ये कहना चाह रहा है भाई। इधर देखो कहता, इधर देखो जी, ये है बेसिक और ये क्या है बच्चों, डाइल्यूटेड। कहता अगर ना 2022 है फॉर एग्जांपल, कहता इधर 4 है और इधर भी क्या है 4, ये प्रेजेंटेशन नंबर 1 है, क्या है P1, P2 भी हो सकती है भाई, P2 भी हो सकती है। P2 कैसे है जी, P2 इधर देखो, कहता ये है 2022, क्या है बच्चों, आप एक लाइन आइटम लिखें, आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाना सिखाए थे ना, पैड के नीचे अर्निंग पर शेयर आती हैं मेरे भाई। आपने क्या करना है, बताना है लाजमी, बेशक किस तरह बता दें, बेसिक एंड, वो ये कहना चाह रहा है एक ही लाइन में बता दें, डन। ऐसे सर ना हिलाओ, इसको नोट करो, आपको भूल जाना है, आज शाम तक आपको ये बात भूली होनी है जी। ठीक है, चलो भाई बस काफी है इतना। 14 करना है उसमें रिवीजन प्लान में,
कहता प्रेसा लिमिटेड इशू न्यू ऑर्डिनरी शेयर फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस एट एंड ऑल्सो मेड अ 1 for 8 बोनस इशू 1 for 8 इसका ये होगा ना बिफोर न्यू और मेरे भाई 8 है तो 1 मिला तो 9 हो गए ना। अच्छा जी 9/8 होगा। कहता जी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग पर शेयर। न्यू शेयर इशू एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस शेयर शैल बी टाइम अपोर्शन्ड फ्रॉम देयर डेट ऑफ। यार ये कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। कहता जी इसको ना पी करो यार, ये समझाना पड़ेगा, इस पे पी कर लो इसको। बता दूंगा इंशाल्लाह, बता दूंगा, जाते थे बता दूंगा हल्का सा। आगे इधर आओ मेरे भाई, आगे आओ। 15 है ऐसे रखो भाई। व्हाट इज द बेसिक EPS मेरे भाई, ये पैट है आपके पास, देखो कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल कह रहा हूं, नहीं है ना। अच्छा ऑर्डिनरी डिविडेंड इतना है, रिडीमेबल पे इतना है, छोड़ो इसको भाई, नंबर ऑफ शेयर ढूंढो ना। कहता है SL है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ कितना बच्चों 2 मिलियन। कहता है जी ₹10 ये है बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रुपीज में होता है हमेशा, तो आप क्या कर लेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल 2 लाख रह जाएगा। तो ये है जी अर्निंग्स डिवाइडेड बाय बच्चों 2 लाख, नंबर ऑफ शेयर। जवाब बता दो, ये आपके पास अर्निंग आ जाएंगी। ठीक है जी, दिखने को तो बड़ा यार औखा सा लग रहा था। 16वां भी है। कहता जी व्हाट फिगर फॉर 2007 अर्निंग पर शेयर विल बी शोन एज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। अच्छा जी अब वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, कहता जी कंपैरेटिव में क्या आएगा, इसका मतलब रीस्टेट ही होगा मेरा ख्याल है। शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड। अच्छा आपको ये पता है, ये आपने जो EPS बतानी होती है, मेरे ख्याल मैंने बताया हुआ था, ये लिस्टेड कंपनी के केस में बतानी है जी। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कहता उसमें अर्निंग कितनी है बच्चों 8.5 ऑन 1 जुलाई 2008। कहता शाइस्ता लिमिटेड मेड अ बोनस, बोलो शाबाश, 1 for 3। अब इधर देखना बिफोर न्यू आफ्टर कितना था मेरे भाई, और ये 4 ऊपर नीचे। चलो जी पिछले साल पे कंपैरेटिव को छेड़ना है, कंपैरेटिव को करवाओ जी जल्दी शाबाश जी। 3/4 हो जाएगा ना 6. अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो गौर से मेरे भाई। 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से पिछले साल की अर्निंग जब रीस्टेट करेंगे तो कम होगी। यार लिख लो कहीं ये बात, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, शेयर स्प्लिट की वजह से पिछले साल की अर्निंग्स यानी कंपैरेटिव ब्रैकेट में लिखो कम होती हैं, कम होती हैं। पिछले साल की अर्निंग्स कम होती हैं, ब्रैकेट में लिख लो यार रीस्टेटेड। ठीक है ना। जबकि शेयर कंसोलिडेशन की रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर ज्यादा होती है। ओके बच्चों, ओके भाई 17वां है 19 करना जी। कहता व्हाट इज द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी। वेटेड एवरेज के लिए तो आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट आगे अब भाई जब बच्चे लेट आए हैं उनको अब ये नहीं पता होगा ये सर क्या अपनी मर्जी से क्यों करवा रहे हैं। ये रिवीजन प्लान आपको शेयर किया था, उसमें जो MCQ थे वो करवाए जा रहे हैं जी। आगे मेरे भाई कुछ चैप्टर्स आपको बताए हैं बच्चों, उसमें तो फनकारी नहीं करनी,
रेशोस, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कैश फ्लोज के भी जो मैं करवाऊंगा वही करने हैं। और मेरे भाई इम्पेयरमेंट के मैंने करवाए हैं, करवा दिए थे ना। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चॉइस है ही नहीं ना कोई। जी आगे क्या है बच्चों, वेटेड एवरेज। जी कहता है जी 1 लाख, कहता है जी 1 जनवरी 2007 में शेयर्स हैं, 1 जुलाई 2007 क्या हुआ जी, ओपनिंग शेयर्स 1 लाख, कितने मेरे 1 जुलाई 2007 पे क्या हुआ बच्चों, न्यू शेयर्स, क्या बोनस क्या है, हमें किससे गर्ज है, जी मेरे भाई एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लो भाई इसका, लेकिन वो पिछले वाले के मैंने कहा टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ना, 6/12 ये जुलाई तक, ये कितने हैं जी बोलो। कहता न्यू शेयर बाय ऑफ 1 फॉर 5, कहता जी बिफोर 5 थे, न्यू आए 1, और आफ्टर कितना मेरे भाई 6, ऊपर भाई 6/5, चलो जी बोलो शाबाश। अच्छा क्या किधर बता दिए, कहता अच्छा ठीक है बता भी दिया, ठीक है चलो जी 120,000 आ गए ना इधर हमारे जी, 120,000। ओके बच्चों, ये इधर लिखना है, बैलेंसिंग लिखने, नहीं भी लिखना तो मस्ता नहीं है। चलो अब मुझे बताओ बच्चों, इससे इसके बाद भी कुछ है, कहता न्यू शेयर्स भी आपने इशू किए एट अ फुल मार्केट प्राइस। जी इसका मतलब है जी वो कब किए, 1 अक्टूबर पे न्यू शेयर्स, तो इसका मतलब है इधर ऊपर 3/12 आएगा टाइम। न्यू शेयर्स की वजह से मेरा ख्याल एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं होता भाई। जी कितने हैं न्यू, तो 3/12, ये देखो ना पूरा हो गया ना 1 साल। जी मेरे भाई अच्छा सॉरी जी, हमें तो टोटल से गर्ज है जी 31 दिसंबर 2007, ओहो 1 अक्टूबर 2007 पे टोटल कितने आए भाई जी, मल्टीप्लाई बाय 3/12, जी बोलना यार, सबसे ऊपर वाले पे बताओ ना। हाँ ओके जी, ये आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ क्या आ गए मेरे भाई। अब ये वर्किंग पक्की होनी चाहिए, इसके नंबर होते हैं 2-3 क्वेश्चन में, ठीक है जी। जी है, हाँ हाँ वेटेड एवरेज के, ये वेटेड एवरेज के भाई नंबर है। नहीं इस एमसीक्यूज में तो नहीं होंगे, लॉन्ग सवाल जब हो ना, एमसीक्यूज में वर्किंग आप जितनी भी कर लेंगे, जवाब सही नहीं है तो आंडा, वर्किंग गलत है, वर्किंग गलत है, जवाब सही है, पूरे पूरे नंबर किसकी, एंड पे जाके, एंड पे जाके सफा होगा ना, आपके पास शीट होगी ना भाई, एंड से एंड से शुरू करनी है वर्किंग इसकी, ठीक है सही है भाई। जी बच्चों कर लिए नोट क्या पिक ली है, हुदैफा ओ हेलो ओ फनकार इधर देख, क्या सबके साथ शेयर करो। तो जब आपने लेक्चर ही, मेरा ख्याल है पिछले, अगर मैं याद करूं ना बैच के लेक्चर, आपकी गिनती के 13 लेक्चर थे, तो 13 में अल्लाह का शुक्र करो कि तुमने 6 सफ़े पूरे कर लिए, इतने भी नहीं होने चाहिए थे। ज़ैफा वैसे ही अब तो खैर बैच खत्म हो रहा है, वैसे ही पूछ रहा हूँ, मार्क्स कितने आए हैं, मेरा ख्याल 20 से ऊपर नहीं होंगे। हाँ कितने, 22, मैं कितने आए थे बताओ, इतने भी नहीं होने, 13-14 लेक्चर से इतने ही आते हैं। हाँ इतने में नहीं लिए थे
देखा मुझे याद है इस दफा तुम्हें डांट डांट के तुम्हें शर्मिंदा कर करके तुमने लेक्चर्स लिए हैं, और उसमें भी छुट्टियां थी शुरू में जी। मेरे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक, जी बताएं जी। लो मेरे भाई आगे, an entity reported a positive earning per share in previous year, which of the following would result increase in earning per share। भाई देखो ये पास्ट में मैंने पहले भी बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ री जल्दी, शाबाश। रीस्टेटमेंट की वजह से बताओ जल्दी, अर्निंग इंक्रीज होंगी। ओके भाई डन। रीसेंट अटेम्प्ट में कोई सवाल आया जी इसका? किताब में ऐड नहीं है कोई भी, देख लो। रेशोस का चैप्टर ओपन कर लें। जी जी बिल्कुल, अभी तो कुछ बहुत रहता है मेरे भाई। इस तरह करें, आप रेशोस का चैप्टर ओपन करें और उसमें ना आप आए 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 आए, एक मिनट में, और नहीं हो गया था। ये रेशोस एमसीक्यूज करवा दिए बेटा, उठ जा। अच्छा एक बात देखिएगा यार, ये ना रिवीजन प्लान में शामिल किया है, बहरहाल कोई पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, ये अब डिलीट कर दीजिएगा, मैंने उधर से काटना तो नहीं है ना, फिर दोबारा मुझे रीशेयर करना पड़ेगा, शेयर करने में मसला नहीं है, वो बच्चे अब कुछ उन्होंने अपने पास सेव कर लिया होगा ना। अच्छा अब ना जरा तवज्जो से बात सुननी है मेरे भाई। रेशोस के अंदर ना कंपैरिजन दो तरह से होता है, कितनी किस्म का होता है जी? एक को कहते हैं मेरे मासूम दोस्तों भाईजान, ये ना इधर खत्म कर दीजिएगा पार्ट, अगले पार्ट में बताता हूं मैं। एग्जाम्पल है मेरे भाई, इधर लिखा होगा मैंने कहीं, ईपीएस एग्जाम्पल नंबर 15 मुल्तान लिमिटेड के नाम से है भाई, मुल्तान लिमिटेड के नाम से ये एग्जाम्पल है जी। मुल्तान लिमिटेड के नाम से मेरे भाई एग्जाम्पल है जी। जी जी भाई कह रहे हैं 552 है जी, पुरानी किताब नहीं, नहीं तो पुरानी में भी आसपास ही कहीं होगा जी। एग्जाम्पल 15 मुल्तान लिमिटेड के नाम से है मेरे भाई। अब ना ये जरा बात तवज्जो से सुन लेनी है भैया, शाबाश, फोकस से, जरा फोकस से ये बात जरा मेरे भाई तवज्जो से सुनिएगा, जरा फोकस से जरा मेरे मासूम दोस्तों। एडजस्टमेंट फैक्टर हमने ईपीएस में निकालना सीखा, किन किन चीजों में एडजस्टमेंट फैक्टर आता है जी? बेसिक ईपीएस में आता है शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू और मेरे भाई राइट इशू, चार चीजों में आता है, चार चीजों में आता है। कितने में आता है मेरे भाई? अब मेरे भाई स्टैंडर्ड ने एक बात की है, उसने कहा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ईयर एंड क्या होता है, एंड हो जाता है। क्या होता है बच्चों? वो ये बात तवज्जो से सुनने वाली है भाई, एक्टिव नहीं हो रही इधर वाले, ये बात तवज्जो से सुनने वाली है, नया कॉन्सेप्ट है छोटा सा। कहता समटाइम्स आपका ईयर एंड है जी 31 दिसंबर, सही है मेरे भाई, ईयर एंड हो गया जी। फॉर एग्जांपल जी 2004 है, क्या है बच्चों? 2004 है जी। जी 2004 के 5 2005 सॉरी। कहता कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 2005, और कहता कंपैरेटिव भी फाइंड करना है आपने, ईयर एंड 2005 है। कहता लेकिन हुआ असल में ये कि आपने क्या किया, ये मैं आपको एक टाइमलाइन बना के बात समझाता हूं। ये है जी हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 2000, बोले शाबाश 5। ये स्टार्ट कब हुआ होगा जी? 1 जनवरी 2005। ओके मेरे भाई, अब आपने ना मेरे साथ रहना है जरा मेरे मासूम दोस्तों। असल में 5-10 दिन गुजरने के बाद ना इधर जाके ऑडिटर्स आए होंगे। कौन आया होगा मेरे भाई? ऑडिटर्स।
ऑडिट शुरू हो गया कंपनी का। भाई जैसे ईयर एंड क्लोज होता है, कंपनी को टाइम चाहिए ना, 8 10 15 दिन 12 दिन चाहिए। हमारे क्लाइंट होता था स्पेल, वो ना सबसे जल्दी होती थी उनको ना कि हमारा ऑडिट कर दे, हमारा ऑडिट सबसे पहले हमारा, उनको बहुत जल्दी होती थी। उनकी बोर्ड मीटिंग ना बहुत जल्दी हो जाती थी, 2 महीने का टाइम होता था। वो इतनी एफिशिएंट मैनेजमेंट थी ना, मैं आपको कह रहा हूं एफिशिएंट मैनेजमेंट। उसको भी तकरीबन 7 से 8 दिन लगते थे अपनी चीजों को मैनेज करने में, अपने डाटा को मैनेज करने में। ये सबसे मैं एफिशिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। लिहाजा हम जाते होते थे, तकरीबन कोई 2-3 लड़के पहले भेज देते थे और सीनियर्स फिर बाद में जाते थे। तो तकरीबन हम जा रहे होते थे 8 9 7 8 9, मतलब 8 10 दिन का टाइम लगता ही लगता है। इधर जाके मेरे भाई ऑडिटर्स आए, इधर जाके ऐसे ही है मेरे भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे मासूम दोस्तों, ऑडिट चला। क्या चला मेरे भाई? ऑडिट चला। ऑडिट चला मेरे मासूम दोस्तों तकरीबन ये इधर तक जी, आप कह लें 28 फैब तक। कब तक मेरे भाई? 28 फैब 2006 तक ऑडिट चलता रहा, 2 महीने चला। ओके मेरे भाई, ये ऑडिट एंड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? ऑडिट क्या हो गया बच्चों? एंड हो गया। डन मेरे भाई। उसके बाद फिर मेरे मासूम दोस्तों क्या हुआ, अब ऑडिटर ने अपनी क्या कर दी बच्चों? रिपोर्ट इशू कर दी। क्या कर दी मेरे भाई? इसे कहते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अब ऑडिटेड हैं। क्या है बच्चों? उसने अपनी ओपिनियन दे दी है। क्या दे दी है मेरे भाई? ऑडिटर्स ने अपनी, जी फर्म ने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी। क्या कर दी मेरे भाई? अच्छा, ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी इधर मेरे भाई। ओके है सर। इसके बाद जाके ना मेरे भाई होती है जी बोर्ड की मीटिंग। क्या होती है बच्चों? मिसाल के तौर पे वो हुई मेरे भाई 15 मार्च 2000, बोलो शाबाश जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होती हैं जी, बोर्ड मीटिंग होती है। क्या होती है मेरे भाई? पहले ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, तो मेरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज होंगी ना, फिर ही उसके बाद जाके मेरे भाई बोर्ड मीटिंग होगी। वो मेरे भाई हुई तकरीबन 15 मार्च को बोर्ड मीटिंग। कब हुई मेरे भाई? 15 मार्च। क्या हुई मेरे भाई? बोर्ड मीटिंग। ओके सर। अब मेरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई? ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट देनी है जी, अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है उस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद मेरे भाई जो है ना, ये ये जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सही है सर, ये मीटिंग करेंगे भैया, सही है मेरे भाई। उसके बाद जाके क्या होगा जी? ऑथोराइज, और क्या होगा जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगों को इशू कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी मेरे भाई? वो तारीख है मेरे भाई 15 मार्च। क्या है मेरे भाई? अब इस टेन्योर में ये जो ईयर एंड के बाद हो रहा है, क्या है बच्चों? आपको ये सीक्वेंस सारा समझ आया? मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, आपको पूरा सीक्वेंस समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। इधर से लेके इधर तक का सीक्वेंस समझ आया? ये जो 2.5-3 महीने का अरसा है, ये ईयर एंड के बाद वाला है। क्या है बच्चों? फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, ऑडिट होते होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते होते, ऑथोराइज होते होते मेरे भाई 2.5 महीने लग गए, 3 महीने लग गए। ओके मेरे भाई। सर इस दौरान आपने चारों में से कोई एक हरकत कर दी, चारों में से कोई एक हरकत कर दी। राइट शेयर इशू कर दिए, बोनस शेयर इशू कर दिए, शेयर सप्लिट कर दिए, या शेयर क्या कर दिए मेरे भाई? कंसोलिडेट कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई? इन ये जो बेसिक ईपीएस के लिए 4 बातें हैं, ये किए आपने ईयर एंड के बाद जाके। कब किए? बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले पहले। इस दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले पहले, भाई वो तो इधर मीटिंग इधर जाके इशू होंगी ना, इसके बाद जाके। इन 2.5 महीनों के दरमियान आपने चारों में से कोई भी एक काम कर दिया, मेरे भाई स्टैंडर्ड ये कहता है आप इसका इंपैक्ट इस साल में लेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसका इंपैक्ट लेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये काम 2005 में हुआ है। ये बात समझ आती है? आप कहते हैं इसको रीस्टेट करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? ये बात समझ आती है? ये टाइमलाइन बनाओ, फिर सवाल करते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। अब ये टाइमलाइन बना लो, शाबाश। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये ईपीएस में आज तक नहीं आया, सुन लीजिए। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई, स्टैंडर्ड में ये बात लिखी है और ये ईपीएस के टॉपिक में आज तक नहीं आया। बस इस बात, ये पेपर में आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। आपने बिल्कुल इस तरह इसको एडजस्ट कर देना है जैसे मेरे मासूम दोस्तों, बोलो शाबाश, जैसे दिसंबर में वो। ओके मेरे भाई, और बात समझे हो? ये तो लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद वापस भी बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वापस भी बनानी पड़नी है। नहीं, प्रैक्टिकली इंपैक्ट तो ले लेंगे ना, वेटेड एवरेज ईपीएस निकालते हुए इंपैक्ट लेना ना आपने बस इसका। भाई ये थ्योरेटिकल बात है, आपको याद होनी चाहिए बस। कोई 1-2 नंबर का कोई पॉइंट आ सकता है।
एमसीक्यूज में आ सकता है, समझे हो बात। अच्छा अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, समझ आ जाएगी। बस जिस एक्सटेंट तक पढ़ाना है उसी एक्सटेंट तक रहना है, ज्यादा नहीं, सही है भैया। शाबाश शाबाश, नोट करो, फिर एग्जाम्पल करते हैं जी अभी। ऐसे रख। जी कर लिया नोट भाई, कर लिया नोट, कर लिया बच्चे नोट सबने। अच्छा अब आप इधर आए, एग्जाम्पल पे आइएगा। क्या था ईयर एंड की समझ आ गई ना भाई आपको। अच्छा रीस्टेट तो कंपैरेटिव ही होगा ना, 2004 होगा। क्या था जी, मुल्तान लिमिटेड है 31 दिसंबर ईयर एंड। क्या था जी, ऑन 1 जनवरी 2004 इट हैड कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मेरे भाई, ऑथोराइज नहीं, इशू इशू। क्या था जी 4 मिलियन। बेसिक ईपीएस रिपोर्ट जो आपने की पिछले साल वो कितनी है मेरे भाई, 5 पर शेयर, कितनी है मेरे भाई। कहता जी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, कहता हमारे वाले साल में कितनी है मेरे भाई, बोलो। अब इधर देखें, ये फॉर्मेट बना लें जी, अपने वाला फॉर्मेट जो है। ये सोल्यूशन कौन सा है मेरे भाई, एग्जांपल नंबर 15 का। मैं अब हेडिंग शेडिंग नहीं दे रहा, डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रहा हूं। बेसिक आ जाएगी मेरे भाई इधर, और क्या आ जाएगा मेरे भाई, डाइल्यूटेड। सर इधर आ जाएगा मेरे भाई 2005, इधर क्या आ जाएगा बोलो शाबाश, 4 ओरिजिनल, 4 क्या आ जाएगा बच्चों, और 4 का ही क्या आ जाएगा बोलो शाबाश, रीस्टेटेड। 4 का ही क्या आ जाएगा मेरे भाई, रीस्टेटेड। ओके सर जी। ले सर मुझे बताएं पिछले साल की ओरिजिनल कितनी है, बोले शाबाश, 5। तो इधर भी 5 ही आएगा ना, डाइल्यूटेड में भी। अच्छा जी, नहीं लिखना तो डाइल्यूटेड ना लिखें बेशक। अच्छा इधर बताएं बच्चों, अर्निंग्स कितनी है, 24 मिलियन। कहता देयर वर नो शेयर इशू और अदर चेंजेस ड्यूरिंग 2004 और 2005। अर्निंग्स कितनी है मेरे भाई 2000 इसमें, ये है जी 24। मैं 1000 में कर लूं, नीचे भी 1000 में कर लूंगा ना। कहता हाउ एवर एमएल मेड बोनस इशू ऑफ कितना मेरे भाई, 25 मिलियन, यानी कहता 25%, सॉरी 1 मिलियन शेयर इशू कर दिए, किस तारीख को, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनलाइज नहीं हुई, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल नहीं दिया। बिफोर फाइनलाइजेशन, पूरा प्रोसीजर समझाया मैंने आपको, कब जाके फाइनलाइज होती हैं, उससे पहले। जी जी, तो फिर किस तरह सवाल आएगा बताओ जी। बिफोर फाइनल, भाई ने कहा सर अगर ये ना बताया हो तो फिर तो सवाल ही नहीं बनेगा ना, फिर तो सवाल ही नहीं होगा। तो फिर तो बस ठीक है, ना करें आप असम्पशन ले ली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू अभी फाइनलाइज हो चुकी हैं। ठीक है जी, देखो जितना दिया जाए उतना ही करते हैं ना। ये सवाल तुम्हारा पूछना बनता था जब मैं एंड कर लेता ये वाला सवाल। अब देखो ना, फिर मुझे बात दोबारा शुरू मेरे चांद करनी पड़ेगी। ये पूछो, जरूर पूछो सवाल, लेकिन बात एंड तो करने दो ना एक दफा मुझे जी। अब मेरे भाई इधर आओ, जरा इधर आओ, शाबाश इधर आओ। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब आपने क्या करना है, आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करनी है जी। इधर देखें, इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करनी है जी। आपने इधर आना है, आपने कहना है जी 1 जनवरी से लेके, बोलो शाबाश मेरे मासूम दोस्तों, ये 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स नजर आ रहे हैं मेरे भाई आपको, आ रहे हैं मेरे भाई नजर आपको। उसके साथ आपने 12/12 करना है। क्या करना है भैया, 12/12। ये ना 30, ये गलत लिख गया, ये 31 दिसंबर होना था, इधर सही कर लो इसको, 31 दिसंबर करो इसे मेरे भाई। इसके साथ नंबर, इसके साथ क्या आना था, 12/12। अच्छा मैं खुद कैलकुलेट करवाता हूं, मैं खुद कैलकुलेट करवाता हूं, आप परेशान होंगे हमें। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मैं खुद कैलकुलेट करवाता हूं, ये देखो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी। बताओ हेडिंग बताओ, जल्दी करो शाबाश। डेट, आगे क्या मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या भैया बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स, आगे क्या मेरे भाई, नंबर ऑफ शेयर्स, आगे क्या मेरे भाई, टाइम पीरियड, आगे क्या मेरे भाई, एडजस्टमेंट फैक्टर, आगे क्या मेरे भाई, आगे मेरे भाई आ जाना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके सर जी, लें सर। अब मुझे जल्दी से बताओ मेरे भाई,
1 Jan 2005 पे ओपनिंग कितने हैं, जितने पहले थे 1000 कर लो ना, मैंने उधर भी उसमें किया है। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, अगले नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं ये बोनस, ये तो हुए 15 फैब 2006 में। अब तरीका सुनना, तरीका सुनना, तरीका सुनना, बात सुनना। समझो 16 नंबर का सवाल है, उसमें एडजस्टमेंट आ गई है। 16 नंबर का सवाल है, उसमें एडजस्टमेंट आ गई, परेशान नहीं होना, सारा सवाल आपने सॉल्व करना है। एंड पे आके आपने इधर लिखना है 15 फैब 2000 बोलो 6। आपने कहना जी बोनस शेयर्स, आपने क्या कहना है बच्चों, बोनस शेयर। हमें तो इससे गर्ज ही नहीं है, हमें तो क्या है मेरे चांद, टोटल से गर्ज है, टोटल शेयर्स। मेरे भाई 1 लाख 1 मिलियन आए, मतलब 1000 कर लें, इधर क्या आ गया मेरे भाई 5000। मुझे एक बात बताएं, इधर टाइम पीरियड कितना लिखूंगा भाई, मैं तो 12 महीने या 11.5 महीने नहीं लिख सकता ना, मैंने मैक्सिमम कहां तक जाना है, बोलो शाबाश, 12/12। इधर मेरे चांद जब आऊंगा, ये तो हमारे पीरियड से आगे है, टाइम पीरियड में तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। क्या आएगा मेरे मासूम दोस्तों, एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, बिफोर, बच्चों आपने बस ये समझना है, आपने ये समझना, ये हमारे वाले साल में इशू हुए हैं। कब इशू हुए हैं जी, हमारे वाले साल में। और जब एडजस्टमेंट फैक्टर लेंगे, इससे पीछे जितने भी होंगे सारों पे एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, ऐसे ही है ना। बस छोटी सी बात है बच्चों, पेपर में यही करना है, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर लेते इससे पीछे जितने हैं सब पे लगा देंगे, डन बच्चों। बस आपने ये समझना है, मेरी बात सुनो, आपने पता क्या समझना है, 31 दिसंबर पे इशू हुए हैं। कब इशू हुए हैं, बात ही खत्म। आपने क्या समझना है, असल में ना अभी मेरे चांद आपने ना स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, IS 37, IS 10 एंड IS 37 एक स्टैंडर्ड का नाम है जी, FA2 में आप जाके पढ़ लेंगे। कंडीशन एग्जिस्टेड एट द डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, कंडीशन एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट। ये आप IS 10 और 37 में जाके पढ़ेंगे, तब इंशाल्लाह मेरी बात आपको शायद याद आ जाए। ले अभी फिलहाल इतना ही है, सही है मेरे भाई। अब आप इधर आओ भाई, अब मुझे बताओ एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है, जल्दी बताएं, बिफोर, न्यू, और इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आफ्टर। जी बताएं, बिफोर जी, पहले 4 थे, अब एक कर लो ना, एक कर लो, 5। ओके मेरे भाई, ऐसे ही। अब कैसे, ऊपर, ये क्या है मेरे भाई ऊपर, और ये क्या है मेरे भाई नीचे, जी, और सही है, ऊपर, और ये क्या मेरे भाई नीचे। ये है जी मल्टीप्लाई बाय 5/4। जी प्लीज बताइएगा जरा, ओके सर। इधर आंडा, तो इधर कितने आ गए बच्चों, आप अब असल में हुआ क्या, अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ ये कि इस एडजस्टमेंट फैक्टर को लगाने की वजह से हमने को ना कर दिया क्या, रीस्टेट कर दिया, अपने वाले साल को सही कर दिया। हमने कहा ये तो शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे बच्चों, बात समझ आई बच्चों। और पहले भी ऐसे ही करते थे ना, अगर 31 दिसंबर का लफ्ज लिखा होता जी हमने शेयर इशू किए हैं 31 दिसंबर पे, तो यही वाला ट्रीटमेंट करते ना भाई, यही करते ना जी, टाइम पीरियड में फर्क कोई ना आता। और इधर क्या उसका नाम है एडजस्टमेंट फैक्टर ले लेते। अब मुझे बताओ मेरे मासूम दोस्तों, डिवाइड किससे करूं, सही है भाई, बताओ ये कितना आता है, बोलो शाबाश। 4.8 कितना आता है बच्चों, अच्छा जी 4.8 आ गया सर। मुझे एक और बात बताएं, अब इसने रीसेट होना है, इसने रीसेट होना है, इसने भी रीसेट होना है ना। क्या करूं मैं करूंगा जी ₹5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 आपने किया ना, इधर आप उल्टा दो, कितना आया मेरे भाई, ओके सर, ये बात याद रहेगी। ये एक छोटा सा पॉइंट है मेरे मासूम दोस्तों, ये बड़े सवाल में कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, ये कभी भी टेस्ट, मैं शायद मॉक में टेस्ट कर लूं आपसे ये जी। ओके मेरे भाई, ओके है, डन है भैया, ये याद रहेगा आपको, हमदा याद रहेगा भाई। ये पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, ये पॉइंट आज तक टेस्ट नहीं हुआ। जब भी ये अब पेपर में कभी आ गया, आपने ये अज्यूम करना है कि मेरे भाई ये 31 ईयर एंड के ऊपर आके क्या हुए हैं जी, ये शेयर इशू हुए हैं। शेयर स्प्लिट हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे राइट शेयर्स हो, चाहे क्या हो बच्चों बोलो, चाहे क्या हो बच्चों बोलो शाबाश, बोनस शेयर्स हो। आई बात समझ बच्चों। चलें अब आप ऐसे करें, इसकी तस्वीर वगैरह ले लें, और क्या उसका नाम है, इसको घर जाके खुद प्रैक्टिस करनी है आपने जी। जी
हाँ बिल्कुल भाई ने सही कहा। देखो मेरे चांद, जब तुम जाओगे ना इधर 2006 में जाओगे, तो अब तुमने बनाने हैं नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग वाले। क्या करने हैं जी? ओपनिंग। तो इधर लाइन देनी है, इधर क्या करना है आपने? लाइन लगानी है। इधर आपके जो 5000 लिखे यही आपका ओपनिंग बनेगा। इधर देखो मैं करके दिखा देता हूं। इधर आके लगाओ लाइन। क्या करो बच्चों? लाइन लगाओ फर्स्ट। अच्छा आपने नाराज नहीं होना भाई, ठीक है। अब उसने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया ना कितने तरीके से। वो असल में देखो जब दरमियान में बात कटती है ना, वो बंदा इंसान हो ना, इंसान हो, तो जो चीज समझाना चाह रहा हूं शायद मेरे दिमाग से निकल जाए, ठीक है। फर्स्ट इधर आना है तुमने मेरे भाई 1 जैन 2006 पे। इधर लिखना है आपने जी ओपनिंग शेयर्स। क्या लिखना है मेरे भाई? इधर आना है जी 5000। ओके मेरे भाई। और अगर कोई शेयर इशू नहीं हुए तो चांद 12/12। ओके डन। लो मेरे भाई, मुश्किल है पॉइंट ये? मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं आई कैप ने आज तक कभी भी इसको टेस्ट नहीं किया। इंपॉर्टेंट है, सही है मेरे भाई। तो अब ना ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, आखिरी क्लासेस जो 1-2 होती है ना, उसमें ना टीचर सारा अपना ना उस्ताद वो देख रहा होता है, अच्छा मैं क्या बता दूं यार, क्या बता दूं, क्या बता दूं, क्या बता दूं, कोई रह ना जाए, कोई ये ना हो जाए जी। पूरा जोर लग रहा होता है उस पर जी मेरे भाई। आगे भाई इधर तक। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, इस तरह करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ब्रेक कर लेंगे 15 मिनट की, ठीक है जी। थोड़ा सा मजीद पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह 15 मिनट की ब्रेक कर लेंगे। अच्छा अब ईपीएस मैंने क्लोज कर दिया इधर। अब हम ईपीएस का पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है एक, मेरे चांद, वो आपने खुद करना है। उस क्वेश्चन में जान नहीं है, वो क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का जी। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई पास पेपर का, उस वो तो बहुत आसान सवाल है यार। जिस बच्चे ने पीसी लिमिटेड वाला सवाल कर लिया, चैट जीपीटी कर लिया, आज वाला सवाल कर लिया, उसके सामने ये सवाल क्या है? कुछ भी नहीं है। रे लिमिटेड कर लिया, बल्कि माइल्स लिमिटेड, फिर उसके बाद मेरे भाई माइल्स लिमिटेड, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड, बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए। ओलंपिक्स लिमिटेड, खादीन, हाँ हाँ हाँ, ये अकाद इसी तरह का नाम है यार उसका कोई।